ओके। तो रास्टर बेस्ड डेटा समझ में आ गया। फिर आता है मेरे पास वेक्टर बेस्ड डेटा। वेक्टर बेस्ड डेटा क्या होता है? वेक्टर वेक्टर में मेरे पास लाइंस होती हैं, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, कैलकुलेटेड ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, जो कि पिक्सल पे डिपेंडेंट नहीं होते। पिक्सल डिपेंडेंट ना होने का क्या मतलब है? मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर वहां से हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके, ठीक। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे से मैं कह रहा हूँ। कि मेरे पास 4 पिक्सल्स का एक सेट मौजूद है। ठीक है। अब पिक्सल्स एक फिक्स जगह होती है। जब भी मेरे पास, मैं पिक्सल की बात करता हूँ, तो लेट्स जस्ट से मेरे पास इस पिक्सल में पिंक कलर मौजूद है और इसमें येलो मौजूद है। ठीक है। इसके बराबर वाले में ब्लू मौजूद है, इसके नीचे वाले में ग्रीन मौजूद है। लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये चारों पिक्सल फिल्ड हैं कंप्लीटली अपने अपने कलर से। ये जूम इन व्यू है आपकी किसी भी ग्राफिक का। ओके। तो अब पिक्सल बेस्ड डेटा में क्या होता है, जब भी मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा, इस पूरे जो मेरे पास ग्राफिक एलिमेंट मौजूद है, इस पूरे एलिमेंट को बड़ा करने की कोशिश करूंगा, तो होगा क्या? ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो जब ये इंक्रीज होगा, जब ये इंक्रीज होगा, तो 4 पिक्सल इसके यहाँ बढ़ जाएंगे, 4 यहाँ बढ़ जाएंगे। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है साइज। इसी तरह 4 आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने इसे बड़ा किया, तो हुआ क्या? ये 4 पिक्सल से 16 पिक्सल की जगह पर आ गया। अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि रेंडरिंग जो होती है ना, वो इस बेस पर होती है कि अगला पिक्सल कैसे फिल किया जाएगा। ठीक। अगला पिक्सल फिल करने का जो प्रोसेस है, वही एक्चुअली मेरी फाइनल इमेज निकाल के लेकर आ रहा है। पिक्सल में भी पिक्सल होते हैं, यही बोलना चाह रहा हूँ? नहीं बेटा, पिक्सल में पिक्सल नहीं होते। मैं आपको पिक्सल की ही डेफिनेशन दिखा रहा हूँ अभी, कि ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है, ये एक पिक्सल है। मैंने किसी ग्राफिक का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है, जिसके अंदर मेरे पास 4 पिक्सल का एरिया आया है। ठीक है। ये 4 पिक्सल का एरिया क्या है? मेरे पास अलग अलग कलर होल्ड कर रहा है। पिक्सल का काम होता है बेसिकली, कंटेनर्स होते हैं जो पिक्सल, वो कंटेनर होते हैं जो कलर्स होल्ड करते हैं आपके ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? पिक्सल का काम क्या है? कलर्स होल्ड करना। ठीक है। और डिफरेंट पिक्सल्स के कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन से आपके पास आपका कोई भी ग्राफिक एलिमेंट तैयार होता है, जो आपको रेंडर होता है, सामने नजर आता है। अब जब मैं क्या करता हूँ, मैंने 4 पिक्सल का एक कैनवस बनाया हुआ था, या हार्डबोर्ड बनाया हुआ था, या ग्राफिक एलिमेंट बनाया हुआ था कोई, जिसे अब मैं स्केल अप करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी मैं उसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा डेटा आ सके, ज्यादा इसमें पिक्सल्स आ सकें, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकूं। अब मैं जैसे इसको पकड़ के, इन 4 पिक्सल्स को पकड़ के जूम करने की, बड़ा करने की कोशिश करूंगा, या इसमें और कैनवस के साइज को बड़ा करने की कोशिश करूंगा, तो इसमें और पिक्सल्स ऐड हो जाएंगे। पिक्सल्स ऐड हो जाएंगे किस तरह? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं, तो ये 4 का बन जाएगा 16, 4 4 16। ठीक। अब फैसला ये करना है कि अब जब नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ गए हैं, तो वो जो कलरिंग हुई हुई थी पिक्सल के अंदर,
वो कैसे फिलअप होगी। अब आप कहेंगे कि सर पहले चार बॉक्सेस में, सॉरी, पहले चार बॉक्सेस में पिंक आ जाना चाहिए, यानी ये सब पिंक से फिल हो जाना चाहिए। फिर अगले चार बॉक्सेस ब्लू से फिल हो जाने चाहिए। फिर लास्ट वाले चार बॉक्सेस ग्रीन से फिल हो जाने चाहिए। और ये वाले चार बॉक्सेस येलो से फिल हो जाने चाहिए। क्योंकि इनिशियली मेरी पोजीशन यही थी ना, मेरा टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो था, जो सिंगल पिक्सल पे बेस था, वो पिंक कलर का था। तो अब ये चार मिलके वो एक कॉर्नर बन गया, तो ये इन चारों में पिंक हो जाना चाहिए। इसी तरह टॉप राइट कॉर्नर मेरा ब्लू था, तो ये वाला टॉप राइट कॉर्नर चारों ब्लू का हो जाना चाहिए। इसी तरह बाकी के चारों बॉक्सेस 16 पिक्सेस फिल होने चाहिए। लेकिन ये फिलिंग मेरी मर्जी से नहीं होती जब मैं पिक्चर स्केल अप करता हूँ। ठीक है, रास्टर डेटा के अंदर स्केल अप करते हुए फिलिंग इस तरह नहीं होती। लेट्स जस्ट अज्यूम मेरे पास चार कंटेनर्स हैं, मैं यहाँ कंटेनर्स बना लेता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ग्रीन जूस है, बस अज्यूम कर लें इसमें ग्रीन जूस है। इसके अंदर ब्लू है। चलो है, और रेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्केल अप करना है। तो होगा क्या, ये वाला रेड मुझे उठा के फिल करना पड़ेगा, ये वाला रेड मुझे उठा के फिल करना पड़ेगा इस वाले बॉक्स के अंदर और एक्स वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये वाला येलो मुझे उठा के फिल करना पड़ेगा इस वाले बॉक्स के अंदर और इस वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, एक बॉक्स कम हो गया, बॉक्स। ठीक है, और ये वाले दोनों बॉक्सेस जो हैं वो ग्रीन के हो जाएंगे। ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स जो है वो ग्रीन का हो जाएगा। को जूम करेंगे या उसके एरिया इंक्रीज होगा तो पिक्सल खराब नहीं होंगे, जैसे ग्रेजुअली पिक्स वगैरह में होता है। बेटा मैं वही कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जूम करने का मतलब होता है कि जो फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं आप उन्हें बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी स्किन को अंडर माइक्रोस्कोप रख के देख रहे हैं। ठीक, मैं जो बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह आप जब अपने कैनवस को स्केल अप करेंगे। कोई रास्टर आपके पास कैनवस है, आपने उसे एक फिक्स साइज में बनाया। ठीक है, आपने बोला कि ये 200 पिक्सल की इसकी विड्थ है और 100 पिक्सल की इसकी हाइट है। पूरा कैनवस तैयार करने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये ना क्वालिटी वाइज कम है, या मेरे पास कोई पहले से खींची हुई पिक्चर है जिसे मैं फोटोशॉप में लेके गया और मैंने रीसाइज इमेज किया, और उस इमेज का एक्चुअल साइज था 500 पिक्सल विथ और 1000 पिक्सल हाइट। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई इसको 1500 पिक्सल विथ कर दो और 2000 पिक्सल हाइट कर दो। अब मैं उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स तो बढ़ा दूंगा, लेकिन वो पिक्सल फिल भी तो होने। जब उस रास्टर का मैंने साइज बड़ा किया, साइज बड़ा करना इज समथिंग एल्स और जूम इन करना इज समथिंग एल्स। ठीक है, जूम इन का मतलब है कि जो ऑलरेडी रास्टर आपके पास इमेज मौजूद है, आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, उसे जूम करके बड़ा करके देख रहे हो बस। ठीक है, जबकि किसी रास्टर ग्राफिकल कंपोनेंट का साइज इंक्रीज करना, रीसाइज करना, उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स चेंज करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग ना। तो जब आप साइज चेंज करते हो ना, तो साइज चेंज करते हुए जब आप एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पिक्सल्स ऐड करते हो, आपने बोला 500 पिक्सल की विड्थ थी, मैं चाह रहा हूँ 1500 पिक्सल्स की विड्थ हो जाए।
अब उसमें विड्थ तो इंक्रीज हो जाएगी, 1500 पिक्सल्स आ जाएंगे, लेकिन उन 1500 पिक्सल्स में कलर्स कैसे फिल होंगे? कलर फिल करने का भी तो कुछ ऑर्डर होना चाहिए ना। बात समझ आ रही है? यस। तो अब उस कलर फिल करने के ऑर्डर का या मेथड का एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो किस तरह फिल करता है? अगर लॉजिकली मैं सोचूं तो जिस स्केल पे वो पिक्सल था, यानी अगर वो 4 पिक्सल्स पे था और उसके हर पिक्सल में अलग अलग कलर था, तो सेम ऑर्डर में पिक्सल्स में कलर फिल अप हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं यहां से उठा के इसको इधर करा दूं, कलर को इधर मूव करा दूं। ठीक है, कलर आके मूव कर सकता है। एक और चीज, एक और आसान आसान तरीके से समझा दूं। ठीक है, अज्यूम करें कि मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ग्लासेस। ठीक है, मेरे पास 6 ग्लासेस रखे हुए हैं। इस ग्लास के अंदर मरून शरबत है, इस ग्लास के अंदर रेड शरबत है, और इस ग्लास के अंदर येलो शरबत है। ठीक है, बेटा मैंने इस पूरी स्क्रीन ही शेयर की हुई है, इमेजेस का क्या करेंगे आप? अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट किसी इमेज से नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली स्केलिंग करते हुए क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अभी पहले देख लो, अगर इसकी बात समझ नहीं आता तो फिर हम इसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास ये 3 पिक्सल बेस, ये 3 ग्लास को पिक्सल कंसीडर करते हुए 3 पिक्सल बेस मेरे पास कोई जो है ग्राफिकल एलिमेंट मौजूद था, जैसे मैंने स्केल अप किया, डबल द साइज कर दिया, इसकी विड्थ डबल कर दी। तो अब क्या हुआ, इसके पास 3 की जगह 6 पिक्सल्स हो गए। अब ये 6 पिक्सल्स खाली तो नहीं रखने ना, इन 6 पिक्सल्स को फिल करना है ताकि वो वापस से वैसी ही पिक्चर दिखने लगे मुझे जैसी थी, बस उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि लास्ट वाले दोनों में क्या आ जाए, येलो कलर आ जाए, क्योंकि लास्ट वाला जो मेरा पिक्चर का जो लास्ट ग्लास था उसमें येलो कलर था। तो अब 6 ग्लासेस मौजूद हैं, तो 6 में से लास्ट वाले 2 में येलो कलर होना चाहिए, फिर बीच वाले 2 में रेड कलर होना चाहिए, और फिर स्टार्ट वाले 2 में मरून कलर होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन बन जाएगी जो पिक्सल्स की थी, पिक्सल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और कलर पैटर्न भी वही रहेगा जो पहले मौजूद था स्केल अप करने के बाद भी। लेकिन मसला ये है कि मैं इसको इससे फिल कर दूं और इसको इससे फिल कर दूं, और फिर इसको लाके ना वापस यहीं छोड़ दूं। ठीक है, तो अब इन दोनों जार्स के अंदर येलो कलर तो आ गया। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे रेड कलर को इसमें और इसमें फिल करना है। तो मैं रेड कलर को इसमें फिल करूंगा और रेड कलर को ही इसमें फिल करूंगा, क्योंकि मैं पिक्सेल्स मूव नहीं कर सकता, सिर्फ कलर्स मूव हो सकते हैं आगे या पीछे। तो अब इस सूरत में क्या होगा, अब ये गिलास ने मैंने, जो येलो वाला मेरा ग्लास था ये वाला, इस वाले ग्लास को जब मैंने यहां से येलो कलर इन दोनों में ट्रांसफर किया था तो इस ग्लास को धोया नहीं था। ठीक है, और जब नहीं धोते तो क्या होता है, कुछ एलिमेंट, जो भी चीज उस ग्लास में थी वो थोड़ा बहुत लगा रह जाता है। सेम इसके साथ भी यही हुआ। अब हुआ क्या, जब इसमें येलो पहले से लगा हुआ था, रेड आके इसके अंदर मिक्स हुआ इस वाले के साथ, तो इसने ना कोई तीसरा ही कलर बना लिया, लेट्स जस्ट से पर्पल बना लिया। इन दोनों के मिक्सचर से पर्पल कलर बन गया। तो अब एक बीच में पिक्सल ऐसा आ गया जिसमें वो कलर ही मौजूद नहीं है।
जो इनिशियली कलर होना चाहिए था। नेक्स्ट वाले जार के अंदर सही कलर रहेगा, वो रेड था वो रेड ही रहेगा। ये तो बीच में एक पिक्सल ऐसा आया जिसपे वो कलर नहीं था। फिर मुझे क्या करना था, इस मरून को इसमें भी ट्रांसफर करना था ताकि दो मरून के हो जाएं। अब इसमें भी जब मैंने रेड इधर से इधर ट्रांसफर किया तो थोड़ा सा रेड लगा हुआ था, रेड और मरून मिक्स हुआ है और मेरे पास ब्राउन कलर बन गया। ठीक है? तो अब मेरे पास दो ऐसे फॉल्टी पिक्सल्स आ गए जिनमें कोई नया तीसरा कलर बन गया। किस वजह से बन गया, कि जब मैं नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज करता हूँ, यानी किसी भी रास्टर इमेज का साइज बाद में इंक्रीज करता हूँ, उसे बनाने के बाद, उसे सारे कंपोनेंट्स बनने के बाद, तो पिक्सल्स की एडजस्टमेंट में, कलर फिलिंग में मेरे पास कुछ नए पिक्सल्स निकल कर आते हैं जो यूजुअली डार्कर देन नॉर्मल पिक्सल्स होते हैं ना, क्योंकि दो कलर के मिक्सचर से बन रहे होते हैं तो यूजुअली नया डार्कर ही कलर बनता है। तो वो पिक्सल्स बाद में जो है वो मेरे पास पिक्चर के अंदर मेरी क्वालिटी को ख़राब करते हैं, डल करते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास रास्टर इमेजेस के लिए मैं अपना साइज फिक्स रख के चलता हूँ। जब भी मैं किसी रास्टर डेटा के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि बनाने से पहले मैं इस चीज़ का साइज फिक्स कर लूँ कि ये चीज़ इस साइज पे इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स के साथ बने। रीज़न मैंने आपको अभी आपके सामने समझा दिया कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा आप। एनीवेज, जब तक खत्म नहीं हो रही हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो ये थी हमारी रास्टर बेस्ड डेटा की डिस्कशन, कि क्यों रास्टर बेस्ड डेटा में मुझे ध्यान रखना होता है। तो सर जब रास्टर बेस्ड डेटा में इतने मसले हैं तो हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, और इसके अगेंस्ट वेक्टर बेस्ड डेटा क्या होता है। वेक्टर बेस्ड डेटा क्या होता है वो देख लें। लेट्स जस्ट से मेरे पास एक स्टार है, मैंने एक स्टार बनाया। ठीक है, इस स्टार के ना कुछ एंकर पॉइंट्स हैं। अगर मैं मेंशन करूं इधर रेड कलर से, तो एक ये एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। तो जो मेरे पास वेक्टर बेस्ड डेटा होता है, सिलेंडर को वॉश कर सके बेटा, जो जो रास्टर बेस्ड डेटा है ना, उस रास्टर बेस्ड डेटा की प्रॉपर्टी ही है ये, वो एक्चुअली होता ही फिक्स्ड है। आप कैसे मिड प्रोसेस किसी चीज को, एक्चुअली जो प्रोसेस है ना कलर ट्रांसफर करने का, उसमें मिक्सिंग आती है, उसमें मिक्सिंग आएगी क्योंकि मैं किसी फिक्स कंपोनेंट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, पिक्सल्स अपने अंदर जो वैल्यू होल्ड करता था वो वैल्यू उसके पास मौजूद है, वो वैल्यू आगे पेस्ट कर रहा हूँ और उसी पिक्सल के ऊपर नया कलर भी लाके ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाले पिक्सल का कलर कुछ और था, कैलकुलेशन में कोई और कलर मिला उसे। ठीक है, तो रास्टर बेस्ड डेटा के अंदर मेरे पास ये ये मामला आता है। इसके अगेंस्ट वेक्टर बेस्ड डेटा क्या होता है मेरे पास, वेक्टर बेस्ड डेटा होता है मेरे पास ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड एंकर पॉइंट्स के साथ लाइंस होती हैं। ठीक है, लाइंस का मतलब है ये लाइंस, ये जो एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे। अब इसके अंदर अगर मैं ब्रश लेके रेड कलर फिल कर दूं, कोई और कलर ले लेता हूं, ये मैंने येलो से इस स्टार को फिल कर दिया। ठीक है, अब ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक कलर फिल कर दिया। ये है, ये भी पिक्सल बेस। ठीक है, लेकिन ये जो एलिमेंट है इसने इतने नंबर ऑफ, जो स्टार का शेप है ना, इस स्टार के शेप में जो जो पिक्सल्स आ रहे थे उसे ऑक्यूपाई कर लिया और उसके अंदर वो कलर फिल कर दिया। अब वेक्टर डेटा की खूबसूरत क्या होती है, वेक्टर डेटा में जब मैं इसे रीसाइज करूंगा ना, लेट्स जस्ट से इस स्टार को अब मैंने पकड़ के इतना बड़ा कर दिया।
ठीक है, ये स्टार इतना बड़ा कर दिया, तो होगा क्या, ये जो अंदर का फिल है ना, ये ऑटोमेटिकली अब इतने नंबर ऑफ पिक्सेल्स को कवर करने लगेगा जितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स इस नई बाउंड्री के अंदर आ गए। ठीक है, और इन पिक्सेल्स को फिल कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो वेक्टर बेस्ड डेटा होता है वो स्केलिंग के साथ साथ नंबर ऑफ पिक्सेल्स जो ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं उसे चेंज करता है। ठीक है, जबकि वेक्टर बेस्ड डेटा क्या करता है, नए पिक्सेल्स स्केलिंग करने पे नए पिक्सेल्स ऐड करके उनमें किसी एल्गोरिथम की बेसिस पे कलरिंग फिल कर। ठीक है? इस प्रोसेस को, जो कलरिंग फिल करने का प्रोसेस है ना, इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। समझ आ रही है? वेक्टर और रास्टर का फर्क समझ आ गया कि क्यों वेक्टर डेटा को मैं फिक्स डेटा कह रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि साइज का ध्यान रखना है मुझे वेक्टर डेटा की क्रिएशन के दौरान और रास्टर डेटा की क्रिएशन के दौरान। ये सारी बातें समझ आ रही हैं? हेलो सर। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक के पार्ट में? हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी रैन। सर आपने जब वो वेक्टर बेस के जो वो डायग्राम बना के दिखाई थी, जो रास्टर कलर बेस, ट्रांसफर हो रहा था। रास्टर बेस। सॉरी रास्टर जी जी। बेस। तो उसमें सर जो आप येलो को ट्रांसफर कर रहे थे, सर आप वो दो में क्यों कर रहे थे? सिर्फ एक में नहीं हो सकता वो? देखो, मैंने क्या बताया था कि मेरे पास तीन ग्लास मौजूद है। ठीक है, तो एक, दो और ये तीन। ठीक है, मैंने क्या किया, अपनी पिक्चर को स्केल अप किया। स्केल अप करने का मतलब मैं इस पूरे एलिमेंट का साइज बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने इसे स्केल अप किया ना, तो इसने अपने नंबर ऑफ पिक्सेल्स डबल कर लिए। इसने बोला तीन की जगह अब मुझे कितने पिक्सेल्स चाहिए, 6 पिक्सेल्स चाहिए। ठीक है, ओरिजिनली जब ये तीन पिक्चर्स की हालत में था, तब इसके अंदर क्या कलर्स फिल थे? सबसे लेफ्ट वाले पे रेड फिल था, सेकंड वाले में मरून फिल था, और थर्ड वाले में लेट्स से ग्रीन फिल था। ये थी सिंगल पिक्सल बेस की कॉन्फ़िगरेशन ना। अब अगर मैं डबल पे ले जाऊं इसे, तो आपके हिसाब से किन पिक्सल्स में कौन कौन से कलर्स होने चाहिए? जी सर। सर उसके अगले वाले में रेड, फिर बीच वाले में मरून, फिर आखिर में ग्रीन, ऐसा ही होगा। बिल्कुल, पहले दो में रेड होना चाहिए, फिर बीच के सर दो में पहले मरून दो होना में चाहिए। पहले बोले। दो में क्यों सर? पहले दो में इसलिए क्योंकि आपका जब तीन तीन पिक्सल बेस पिक्चर थी, तो आपका लेफ्ट मोस्ट कलर क्या था? सर रेड। रेड था ना। तो अगर मैं दूसरे पिक्सल में मरून छोड़ दूंगा, तो ये तो पिक्सल की अरेंजमेंट ही गलत हो गई ना फिर। कलर तो मुझे एक्चुअली चेंज ही करना है। एग्जैक्टली आया, प्रोपोर्शन को इक्वली डिवाइड किया था मैंने। जब मैं स्केल अप कर रहा हूं तो मुझे कलर प्रोपोर्शंस को इक्वली डिवाइड स्केल अप करना पड़ेगा उसके साथ साथ। समझ रहे हैं? ठीक है सर। ये जो ठीक है। ये जो रेड कलर लेफ्ट मोस्ट पे है ना, ये 6 पिक्सल होने के बाद भी रेड कलर लेफ्ट मोस्ट पे ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले तीन कलर आ गए फिर उसके बाद दोबारा तीन कलर आ जाएंगे। ठीक है, वो फिर नया कलर पैटर्न बन जाएगा ना, कुछ और दिखाने लगेगा। जो ओरिजिनली पिक्चर थी फिर वो तो नहीं रहेगी। और इस प्रोसेस को इंटरपोलेशन कहते हैं बेटा। सर वो स्पेल कर सकते हैं वो, आप स्पेलिंग को, मैं इंटरपोलेशन? कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। चैट में लिख दिया मैंने जब। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन, वेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? वेक्टर समझ आ गया क्यों वेक्टर्स में मेरे पास पिक्सल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है? क्योंकि मैं साइज जितना बड़ा करता जाऊंगा वो उतने पिक्सल्स को अपने
अपने कैनवस के अंदर, अपने ग्राफिकल कंपोनेंट के अंदर कंज्यूम करके और वैसे ही स्केल अप कर लेगा। ठीक है सर जी। सर तो इस तरह से वेक्टर ज्यादा आसान नहीं हो गया? बिल्कुल, वेक्टर्स ज्यादा आसान हो गया। आप मोस्टली ग्राफिकल कंटेंट्स बनाते भी वेक्टर पे हैं। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं इन कंपेयर टू द रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा सर। ऐसे नहीं है कि आप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे कुछ बना नहीं सकते। ठीक है। अभी ओ जिस ठीक है जिस सर। जिस तंजीम के तवज्जो से हम ये कोर्स कर रहे हैं, उसका लोगो भी, मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है, मे बी अभी जो है उसमें आ रहा होगा, रिसेंट में ये आ रहा है। ठीक है, ये लोगो भी किसी रास्टर बेस्ड एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े कैनवस पे बनाया है, तो इसलिए जो है ये इतनी आसानी से पिक्सलेट नहीं होता, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। ठीक है, जब मैं इसको बहुत ओवर जूम करूंगा ना, ये भी पिक्सल्स वाइज नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट है ना, रास्टर एलिमेंट है, उसकी एक लिमिट है, कितने डॉट्स, कितने पिक्सल्स। अभी हम जब चलेंगे अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये समझ आएगा कि क्यों मैं इस तरह से पिक्सल बेस वाली बात समझा रहा हूँ। पर ऐसा हो सकता है कि पिक्सल ऑड नंबर पे, ओके। तो स्केल अप करते हुए आपका क्वेश्चन ये है कि रास्टर डेटाबेस है या वेक्टर डेटाबेस। बताता हूँ बेटा, दोनों रास्टर और वेक्टर की जो टाइप्स होती है ना, मेरे पास जिसे एक्सटेंशन कहते हैं, फाइल फॉर्मेट्स, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट का पार्ट है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी इसे। अच्छा, सवाल ये था कि पिक्सेल्स क्या इवन नंबर में ही ऐड अप होते हैं? जी बिल्कुल, ऑड नंबर में पिक्सेल्स ऐड अप नहीं होंगे कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दो पिक्सेल्स थे, उसकी जगह तीन ऐड हो गए या एक ऐड हो गया। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, टू टू दी पावर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पिक्सेल्स ऑड नंबर में ग्रो करें, और ऑड में ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली फिलिंग क्राइटेरिया भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। किस चीज़ के कलर फिक्स होंगे? आप किस चीज़ के कलर पूछना चाह रही हैं कि फिक्स होंगे? अगर आप पिक्सल की बात करिए तो यस, हर पिक्सल कोई एक कलर होल्ड कर सकता है, और वो ही कलर होल्ड करता है, और वो उसकी फिक्स वैल्यू होती है। हरीपा विजुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसका मैं बताता हूँ कि कैसे रिकॉग्नाइज होता है कि कोई भी ग्राफिक जो है वो विजुअल, वो रास्टर बेस है या वेक्टर बेस है। बिल्कुल जैन, ये सब काम वेक्टर जो सॉफ्टवेयर है वो खुद करता है। ठीक है, लेकिन इसको करने में कुछ इस तरह की एनॉमलीज पैदा हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास कुछ अनवांटेड कलर्स पिक्चर में आ जाते हैं, या पिक्चर पिक्सलेट हो जाती है, जैसे आप कहते हैं ना नॉर्मल जबान, वो होता है। अच्छा, तो वेक्टर और रास्टर क्लियर हो गया है, तो फिर हम आगे की तरफ चलें। एक दो और यस आ जाएं तो फिर चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो अभी कर लें, वरना फिर हम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है
अभी तक हमने उसका नाम नहीं जाना है, हम बस कह रहे हैं कि वो फोटोशॉप है कोई। ठीक। जो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, फिर हमने देखा कि रास्टर बेस्ड क्या होता है और वेक्टर बेस्ड क्या होता है। ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हम रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास जो मेरा 90%, बल्कि अगर आप इंडस्ट्री वाइज यूज की बात करें ना, तो मेरे पास जो डेटा यूज हो रहा होता है ना, एक्चुअली जिस फॉर्मेट में यूज हो रहा होता है, वो 95% जो है वो रास्टर ही डेटा होता है। ठीक है। आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे पिक्चर लगाई हुई है वो भी रास्टर है। ठीक है। जो जूम का लोगो बना हुआ है वो भी रास्टर है। जो आपके विंडोज पे आइकन बने हुए आते हैं ये सब भी रास्टर है। इवन जो जूम पे जो आइकन्स नीचे माइक का, वीडियो का, पार्टिसिपेंट्स का आइकन बने हुए आ रहे हैं ना, ये सब भी रास्टर। ठीक है। ये आइकन्स हो सकता है एसवीजी में भी इस्तेमाल कर रहे हो, वेक्टर डेटा में, लेकिन यूजुअली जो हम तस्वीरें देखते हैं वो सब रास्टर में ही इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि रास्टर ही रेंडर होता है ब्राउजर पे और डिफरेंट मेरे पास सिनेरियोज में। तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से हम क्यों शुरू करें। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पहले ही तो शुरू करने की वजह यह है कि थोड़ा आसान है। मुझे किस तरह पता चल रहा है? एक्सपीरियंस से बेटा। 9-10 साल इंडस्ट्री में लगाने के बाद पता चल जाता है कि एक्चुअली मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करता, मैं प्रोफेशनली डेवलपर भी हूँ, जावा का डेवलपर हूँ। तो जब हम पीछे बैकएंड पे चीज़ें डेवलप करते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मुझे कंपेटेबल बनाना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर को कि इस तरह की चीज़ें हैंडल की जा सकें। तो जब आप काम करते हैं तो आपको 10 तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो मुझसे बोल रही है कि हम पीएनजी यूज़ करेंगे, या पीएनजी फॉर्मेट की इमेजेस यूज करेंगे आइकन्स के लिए। मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं नहीं हम पीएनजी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एसवीजी, क्योंकि हमारी जो ऐप है ना, वो डिफरेंट स्क्रीन साइज पे डिफरेंट साइज के आइकन्स दिखाती है। तो आइकन के छोटे बड़े होने से, जैसे मोबाइल पे दिखा रही है तो छोटे, और अगर जैसे मैं वेब पे यूज कर रहा हूँ लैपटॉप वगैरह पे, तो वो आइकन स्ट्रेच होके नजर आते हैं। तो स्टार्टिंग में ये भी इशू आने लगा था कि जब हम पीएनजी यूज करते थे तो क्या होता था, मोबाइल पे वो आइकन सही नजर आते थे उस साइज में, लेकिन जब वो वेब पे जाते थे तो वो आइकन बड़े हो जाने की वजह से फटने लगते थे, पिक्सेल्स फटने लगते थे। तो उन्होंने क्या हल निकाला, उन्होंने एसवीजीज फॉर्मेट निकालने शुरू किया। एसवीजी एक वेक्टर फॉर्मेट है जो स्केल अप या स्केल डाउन करने से पिक्सेलेट नहीं होता। तो मोस्टली जो है ये जो आइकन्स हम देख रहे हैं माइक वगैरह का, ये सारे आइकन्स जो है हम एसवीजी में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो मेरी एप्स हैं वो इंटरेक्टिव रह सके। ऐसा ना हो कि स्क्रीन साइज चेंज होने पे उनके पिक्सेल्स में डिफरेंस आ जाए। खैर, तो रास्टर बेस यूज करने की पहली वजह तो ये है कि थोड़ा आसान है, क्योंकि हम आसान से शुरू करते हैं और मुश्किल की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जो जो मेरे पास चीज़ें इतनी सारी चल रही हैं, अभी जो मैक्सिमम अमाउंट मेरे पास चीज़ों का चल रहा है, प्रोफाइल पिक्चर्स हैं या जो भी मैं तस्वीरें खींचता हूँ, या जो भी मैं सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखता हूँ, वो सब रास्टर बेस्ड तस्वीरें होती हैं। ठीक है। मोस्टली आपके पास जो है वो रास्टर बेस्ड इमेज ही हो सकता है आपको आए कि भाई इसमें फलानी चीज़ चेंज करनी है। आपके किसी दोस्त ने कहीं से शूट करवाया है और उसे पता चला है कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो वो आपके पास आएगा, यकीनन बोलेगा "भाई, हम जब शूट कर रहे थे ना, तो ये ना एक मक्खी आ गई उस मोमेंट में ना, अब मेरे फेस के सामने से गुजर रही है, वो मक्खी बहुत बुरी लग रही है, पिक्चर बहुत अच्छी आई है मेरी, लेकिन वो मक्खी ना बहुत तंग कर रही है, अब इसे हटाना है।" अब वो पिक्चर जो, तो हम करेंगे रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से स्टार्ट। इसकी वजह ये है कि पहली बात तो रास्टर बेस्ड थोड़ा आसान है बनस्बत वेक्टर बेस्ड से। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे पास रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मेरे पास जो ज़्यादातर इंडस्ट्री यूज है वो रास्टर इमेजेस का यूज है। ठीक है। मेरे पास जो इंडस्ट्री वाइड यूज हो रही है, जो मेरे पास ब्राउजर्स पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रेंडर होती है, वो रास्टर इमेज रेंडर होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा भी एसवीजी हो जाती है वेक्टर्स में से।
तो ये एसवीजी और पीएनजी और जेपीजी ये बेसिकली फाइल्स के एक्सटेंशंस हैं। और इसके बारे में डिस्कशन में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपके असाइनमेंट का पार्ट है अभी ना। तो इसके बारे में आप पढ़ के मुझे बताएंगे, वो मैं बताऊंगा प्रॉपर क्वेश्चन आपको क्या निकाल के लेकर आना है। तो अभी हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बस आप सुन लें कि एक एक्सटेंशन है, फाइल टाइप है। जैसे आपके पास वीडियो की फाइल होती है तो डॉट एम पी फोर करके आता है, ठीक है, डॉट एम ओ वी करके आता है। इसी तरह इमेज में भी डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं, डॉट जे पी जी, डॉट एस वी जी, डॉट पी एन जी। ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स है बस। ठीक। तो जो मेरे पास ज़्यादातर डेटा है वो रास्टर बेस्ड डेटा है, जो बआसानी रेंडर होता है और जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर इंडस्ट्री में। ठीक। तो इसीलिए मैं रास्टर बेस्ड से भी शुरू कर रहा हूँ, ताकि जिस डेटा से मेरा सबसे ज़्यादा, जिस ग्राफिकल कंटेंट से मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होना है, मुझे उसे हैंडल करना आना चाहिए सबसे पहले। आसान पार्ट है, हम जल्दी निकल जाएंगे इसमें से। लेकिन ये है कि ये बेसिक्स हैं, क्लियर होना ज़रूरी है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है कि कैसे मुझे इसका यूज पड़ सकता है। बहुत कॉमन, बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि आपका कोई दोस्त है, अपना शूट करवा कर आया है, किसी आउटडोर शूट पे गए थे वो लोग, वो शूट करवा कर आए, और उन्हें पता चला है कि भाई आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, और वो आपके पास आए हैं अपना एक मसला लेके। मसला ये है कि शूट कराते वक्त उनकी एक तस्वीर है जो उन्हें बहुत पसंद आई है, पर उस तस्वीर में एक नुक्स है। नुक्स ये है कि जब पिक्चर क्लिक की गई थी ना, उसके सामने से एक मक्खी गुजर रही थी। वो मक्खी पिक्चर में कैप्चर हो गई है। अब जो डेटा वो आपके पास लेकर आया है ना, वो रास्टर डेटा है। वो फिक्स साइज पे, कैमरे का साइज, सेंसर का साइज, जिसपे वो नंबर ऑफ पिक्सल्स कैप्चर करता है, जो लाइट सेंसर है, वो फिक्स है। और वो रास्टर डेटा ही जनरेट करता है। तो वो रास्टर डेटा जो आपके पास वो लेकर आया है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं जिसपे मक्खी के कलर आ रहे हैं। ठीक है, अब उसे इस तरह देखें कि वो जो मक्खी आई हुई है बीच में, वो बेसिकली कुछ पिक्सल्स को कवर कर रही है। और आपके पास वो मसला ये लेकर आया है कि आपने उस पिक्सल्स को ऐसे फिल करना है कि जो उसका पीछे स्किन कलर है वो कलर उन पिक्सल्स पर आ जाए। ठीक है, यानी वो मक्खी गायब हो जाए और उसके पिक्चर क्लियर हो जाए। ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपके पास आएगी कि भाई मुझे ये ठीक कर दो। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि सलमान खान की बॉडी पे अपना सर लगा लेना, और भी बहुत सारे इस तरह के काम। आप लोग मत कीजिएगा प्लीज। तो रास्टर बेस बेसिकली बताने की वजह यह है कि रास्टर बेस डेटा बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, इसलिए हम रास्टर बेस से शुरू कर रहे हैं। ठीक। तो रास्टर बेस के लिए हम सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करने वाले हैं? किसी को याद है कुछ नाम? फेल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। जो चीज़ें अभी नहीं समझ आ रही वो आ जाएंगी। ये बेसिकली थ्योरी का ही पार्ट है, एक हिस्सा है कि रास्टर बेस्ड डेटा क्या होता है और वेक्टर बेस्ड डेटा क्या होता है। ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप। तो आई डोंट नो मुझे ये शो करना चाहिए या नहीं, बट खैर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है उसमें। ठीक है। तो यहाँ मुझे बता रहा है मेरे फोटोशॉप के बारे में, कि मेरे पास फोटोशॉप किस वर्जन का है, किस ओएस पे चल रहा है, और क्या क्या चीज़ है। ठीक। तो आपको भी अगर अपने फोटोशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। खैर, मेरे काम की चीज़ नहीं है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि फोटोशॉप के बारे में आप अपनी सिस्टम इन्फो से देख सकते हैं। ओके। अपने सिस्टम के बारे में बेसिकली जो फोटोशॉप का सिस्टम चल रहा है। तो जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक। ये 2020 है। ठीक है। आप इसके बाद का कोई वर्जन होगा तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी माइनर चेंजेस हों उसके अंदर, लेकिन 2020 के बाद से अभी कोई मेजर चेंज नहीं आया है। 24 में आया है, 24 में एआई की एडजस्टमेंट आई है उसके अंदर, लेकिन अभी तक वो
बस पेड वर्जन में ही अवेलेबल हो। ठीक। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये सीखनी है कि हम अपने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे खुलने के बाद अपना कैनवस या अपना आर्ट बोर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास साइड में दो बटन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू का और ओपन का। ठीक है। ये जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं ये रीसेंट का सेक्शन है। ठीक है। रीसेंट के सेक्शन का मतलब है जो भी चीज़ें मैंने रिसेंटली अपने फोटोशॉप पे जो भी फाइल्स वगैरह खोली हैं वो सारी चीज़ें वो यहाँ आ रही हैं। ठीक। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्रिएट न्यू पर जाना है। अब क्रिएट न्यू पे मेरे पास एक विंडो पैन खुल रहा है जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। फिर मेरे पास एक रीसेंट का सेक्शन है। ये रीसेंट का सेक्शन बेसिकली वो साइजेस दे रहा है सारे जो आपने रिसेंटली कभी यूज किए। ठीक है। जो आप आपने आर्ट बोर्ड का कैनवस का साइज। ठीक। अब जो आपके काम की चीज है ना वो है ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आपके कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपके आर्ट बोर्ड की या कैनवस की, जो भी कैनवस आप सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपकी फाइल का नाम, जो भी फाइल आप बनाने जा रहे हैं उसका नाम मैं फर्स्ट रख लेता हूँ। कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर आती है आपकी विड्थ। अब फिर से मैं वार्न कर रहा हूँ, जब भी आप रास्टर बेस्ड डेटा पे काम करेंगे, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो ये जो विड्थ और हाइट सिलेक्ट करने वाला मरहला है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करेंगे। इसकी वजह यह है कि बाद में अगर आपने ये चीज़ स्केल अप की तो आपके कंटेंट खराब हो सकते हैं। एज ए बिगनर खराब हो सकते हैं, यही लेके चलें। वो हम ठीक कर लेते हैं, बाद में हम चीज़ें स्केल अप कर लेते हैं, सारी चीज़ें एक साथ होल्ड करके। लेकिन अभी के लिए आप यही अपना जहन बना के चलें कि जब भी मुझे बनाना है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ मैं बनाने वाला या बनाने वाली हूँ उसका काम क्या है। ठीक है। उसने प्रिंट होना है। अगर उसने प्रिंट होना है तो फिर मैं उसको उसी प्रिंट के हिसाब से उसकी स्केलिंग करूंगा। अगर उसने स्क्रीन बेस रहना है तो फिर मैं उसके हिसाब से उसकी स्केलिंग करूंगा। ठीक है। अब इसके अंदर पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे पास ऊपर पहले से मौजूद ऑप्शन आ रहे हैं। सेव्ड के अंदर आपके वो डॉक्यूमेंट साइज या फॉर्मेट होते हैं, जैसे ये मैंने लिखी हुई ना ये सारी चीजें लिख के मैं इस बटन से सेव कर सकता हूँ। तो जैसे ये फर्स्ट के नाम से मैंने ये लिखा हुआ है, मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा या मुझसे बोलेगा ये सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं आपके लिए ये चीज सेव कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने ये 1K स्क्वायर किया हुआ है ना, ये 1K स्क्वायर का मतलब है कि इसका शेप स्क्वायर है यानी, और इसका साइज है 2800 मल्टीप्लाई बाय 3800 पिक्सल्स। और इसका जो पिक्सल पर इंच रेट है वो 72 पिक्सल। ठीक। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो सेव करता रह सकता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ हदीर, हदीर के नाम से सेव करना चाह रहा हूँ मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को। कुछ चेंज भी कर लेते हैं हम इसमें कर देते हैं 17300 और इसको 72 पिक्सल्स से करके कर देते हैं 500 पिक्सल्स पर इंच। कलर और बिट रेंज यही छोड़ देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये मेरे नाम से एक और प्रेजेंट आ गया। बेसिकली ये प्रीसेट्स हैं कि आपको बार बार ये सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ना पड़े। जो आपकी मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली कॉन्फ़िगरेशन है, आपका आर्टबोर्ड साइज है, आपकी ओरिएंटेशन है, आपका पिक्सल पर इंच है, कलर स्कीम है, कलर मोड है, बिट है, ये सारी चीज़ें आप सेव करके एक एज अ प्रीसेट पहले से रख लें। अब क्या करेंगे, आप सेव वाले सेक्शन में आएंगे, जब भी आपको 1 बाय 1 का 1000 बाय 1000 का स्क्वायर चाहिए होगा, आपने 1K वाले स्क्वायर पे क्लिक किया और वो फॉर्मेट में उस सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका आर्टबोर्ड बनकर आ जाएगा। ओरिएंटेशन आर्टबोर्ड्स क्या है मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उस सेक्शन पर आ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी। मैं अभी सिर्फ ऊपर वाला जो पेन है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। फिर बता रहा है अगर आपको फोटोज का फॉर्मेट चाहिए तो डिफॉल्ट साइज फोटो फॉर्मेट है इसके पास, कुछ पहले से बने हुए फॉर्मेट्स हैं। अगर लैंडस्केप चाहिए तो इस साइज की, और इन सब के साथ साथ लिखा हुआ भी आ रहा है 10 बाय 8 300 पिक्सल पर इंच के साइज में। ठीक है। फिर अगर आपको प्रिंट करना है कोई मीडिया, ठीक है, तो उस मीडिया के हिसाब से लेटर का साइज है, लीगल साइज है, A3 है, A5 है, A6 है। ठीक है। DL है।
तो ये सारी चीजें हैं। फिर आ रहा है आपका आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन में। ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ पहले से सेट हुए हुए प्रीसेट्स हैं। फिर आ रहा है आपके वेब पेजेस, उनके साइजेस पहले से सेट हैं। मैकबुक का है, वेब स्मॉल का है, वेब मीडियम का है। फिर आ रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के साइजेस, कि अगर आपको कोई ऐसा कैनवस बनाना है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे फिट हो, तो ये उसके कैनवस आ रहे हैं। But when I open my PS, the user interface is not the same as show. Mine show toolbar on side when I open it. Okay. I'll go there then. आपका वर्जन कौन सा है, मुझे वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो फोटोशॉप का। फिर आते हैं फिल्म एंड वीडियो का सेक्शन, जिसमें मेरे पास जैसे यूट्यूब की वीडियो हो गई, उसका थंबनेल आप डिजाइन कर रहे हैं, ये यूट्यूब के किसी चैनल का जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो डिजाइन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कुछ प्रीसेट पहले से रखे हुए हैं। हम आ जाते हैं वापस रीसेंट वाले सेक्शन में, और अब हम अपना काम समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, मैंने अपनी फाइल का नाम सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट। ठीक है, इसकी विड्थ सिलेक्ट कर ली 100 पिक्सल्स। अब यूनिट जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। विड्थ और हाइट दोनों का एक ही यूनिट रहता है ऑब्वियसली। तो मैं पिक्सल्स में भी रख सकता हूँ, इंचेस में भी रख सकता हूँ, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, आवर्स में। ठीक है, तो मैं पिक्सल्स में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा डेटा बनाना है जो मेरी स्क्रीन पे ही रेंडर होगा। तो मैं पिक्सल वाइज ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, कि भाई मुझे पता है कि इतने पिक्सल बाय इतने पिक्सल का डेटा मैं जनरेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आ गई हाइट। 1000 की विड्थ है, 1000 की हाइट है। ठीक है। फिर आता है रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन बेसिकली क्या बताता है, ये रेजोल्यूशन बताता है कि आपके पर इंच पे कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद होंगे। हर एक इंच के स्क्वायर ब्लॉक के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे, 300 पिक्सल्स होंगे। ठीक है, ये रेजोल्यूशन सेट करता है बेसिकली आपकी ग्राफिक। फिर अगली चीज आ जाती है मेरे पास ओरिएंटेशन की। ठीक है, ओरिएंटेशन बेसिकली बताती है कि जो मैं इमेज बना रहा हूँ वो लैंडस्केप होगी या पोर्ट्रेट होगी। अभी इसमें तो नहीं बताएगा क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट सेम है। अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट में डिफरेंस क्रिएट कर दूं, जैसे मैंने कहा 1700 पिक्सल्स की जो है वो हाइट होगी, तो अब ये ओरिएंटेशन कैसी बता रहा है, पोर्ट्रेट की हाइट ज्यादा होगी और विड्थ कम होगी। जबकि अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दूं तो ये स्वैप कर जाएगा। अब इसकी विड्थ ज्यादा कर दी उसने, 1700 कर दी, और इसकी हाइट 1000 कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद रेजोल्यूशन देख लिया हमने। फिर आता है कलर मोड। कलर मोड में मेरे पास आरजीबी दिखा रहा है। मेरे पास वैसे और भी आने चाहिए थे इधर, अभी आ नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह है, मैं देख लूंगा बाद में इसको। एनीवेज, मेरे बिट रेट है 8। 16 और 32 बिट का क्या काम होता है, 8 बिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमारे एडवांस का पार्ट है, तो हम एडवांस वाले सेक्शन में सीखेंगे। अभी के लिए आपने 8 बिट ही रखना है, ये याद रखिएगा। फिर आता है आपके पास बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आपकी मर्जी है, आप वाइट रखना चाहें वाइट रख के काम करें, ब्लैक बैकग्राउंड रखें, या कोई कलर रख लें बैकग्राउंड में, ट्रांसपेरेंट रख लें या कस्टम रख लें। ठीक है, यूजुअली वाइट के साथ जाते हैं। फिर कुछ एडवांस सेटिंग है जो कि ऑब्वियसली हम एडवांस वाले सेक्शन में देखेंगे जब हम एडवांस वाले सेक्शन में जाएंगे। ये सब करने के बाद आपको क्या दबाना है, आपको दबाना है क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट दबाएंगे तो फिर वो जैन वाली विंडो आ जाएगी, जो जैन जिसकी बात कर रहे थे, कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास टूल बार आ रहा है, बीच में मेरे पास मेरे कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो इंटरफेस है जिस पे आप काम करें। अब थोड़ा सा इंटरफेस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कहाँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब ये आपके पास आ रही है राइट साइड पे, कुछ इन्फॉर्मेशन बार है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिन सेक्शंस पर आप अपना काम करते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को वर्क स्पेस बोलते हैं बेसिकली। अगर आप चाहें तो ये वर्क स्पेस अपनी भी बना सकते हैं, इसे कम्प्लीटली कस्टमाइज किया जा सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से हर एक चीज़ को उठा के बाहर ला सकता हूँ, और एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स कर सकता हूँ। तो
मैं चाहूँ तो कलर का स्वॉच उठा के यहाँ बाहर निकाल दूँ, वापस लगा दूँ, एडजस्टमेंट्स उठा के बाहर ले आऊँ, या एडजस्टमेंट को ऊपर कलर के साथ ऐड कर दूँ। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल होता है, अपने हिसाब से जिसको जिस तरह आसानी होती है वो उस तरह रख के करता है। ठीक है, और कभी खुदा ना खास्ता कोई ये गलती हो जाए कि भाई मुझसे जो है वो गलती से सर जो लेयर का पैनल है वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया। अब मैं लेयर का पैनल कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे लेयर्स ही नहीं दिख रही मैं जिस पे काम कर रहा था। तो घबराने की बात नहीं है, आपका वर्क स्पेस ढूंढना है आपको सर। वैसे वर्क स्पेस आपका विंडो में ही आ रहा होता है बाहर ही, ये आ गया आपका वर्क स्पेस। रीसेट एसेंशियल करके एक बटन होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वापस से डिफॉल्ट मोड पे ले जाएगा जो इनिशियली आपको फोटोशॉप प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपका लेयर पैनल भी वापस आ गया, आपका एडजस्टमेंट कॉलम भी अपनी जगह पर आ गया, आपके पास टूल बार भी आ गया। ठीक है, हो भी सकता है आप ये टूल बार आपसे निकाल लें, आप बाहर निकालें और आपसे गायब हो जाए कहीं गलती से। ठीक है, तो भी आप जाके वर्क स्पेस से रीसेट कर सकते हैं, मेरे पास टूल्स से भी टूल आ जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें ये जो दो छोटे से एरोज हैं, ये टूल बार को एक्सपेंड और कोलैप्स करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं इसे दबाऊंगा तो ये सिंगल ड्रॉ में आ जाएंगे और नीचे तक, जो कि मुझे पता नहीं है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ना फोटोशॉप में ये टू कॉलम्स में ही हुआ करता, तो टू कॉलम्स में ही करने की आदत है और देखने की आदत है, और वैसे भी बहुत नीचे तक चले जाते हैं टूल्स, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका क्या काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे। खैर, सबको अपनी अपनी चीज़ें अपनी तरह पसंद होती हैं, इसीलिए फोटोशॉप ने इसे कस्टमाइजेबल रखा हुआ है कि ये चीज़ें, ये पेन्स जो हैं वो आप अपनी मर्जी से हिला जुला सकते हैं, अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास इंपॉर्टेंट पैनल रहेगा वो रहेगा लेयर का, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी लेयर्स आएंगी जिन पे आपने काम करना हो। अभी हम बात करते हैं कि लेयर्स क्या होती हैं। फिर दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टूल बार। ये सारे टूल्स हैं जो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं अभी काम करते हुए, यही सारे टूल्स हैं जिनकी बेसिस पे जिन पे आप काम करेंगे। फिर आती है आपकी प्रॉपर्टी बार। ठीक है, ये जो भी टूल आप सिलेक्ट करते हैं ना उसके हिसाब से आप ये देखेंगे ये बार चेंज होती जा रही है जिस पर मैं माउस ओवर कर रहा हूँ। जब मैं ये वाला टूल सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसी हो जाती है, जब ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ जाता है, ये सिलेक्ट करता हूँ तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं हर टूल के हिसाब से। तो हर टूल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो यहाँ प्रॉपर्टी बार में नजर आती है। ठीक है, किसी को अभी तक के इंट्रोडक्शन में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, किसी का इंटरफेस इससे डिफरेंट है, या किसी को और कोई हर्डल आ रहा है कि मुझे ये वाली स्क्रीन नहीं मिली। ओके देन, किसी और को कोई इशू आ रहा है, या किसी ने अभी तक अपना फोटोशॉप ओपन करके भी नहीं देखा कि उसमें होता क्या क्या है। हम ऑन, आप सब लाशें क्यों बन जाते हैं। डाउनलोड नहीं हुआ, ओके सर, आपको बताया तो था मेरा डाउनलोड। ओके ओके, तब मोस्ट ऑफ दी, ओके क्लास हम शुरू कर रहे हैं।
ठीक है रेशबा, हो सकता है वर्जन्स का डिफरेंस हो, इस वजह से ऐसे हो रहा हो। तो हम इसे ओवरकम कर लेंगे। हम सारे जो है एक ही पेज पर आ जाएंगे। मैंने ये स्टार्ट में बताया था कि वर्जन डिफरेंट होने की वजह से जो है ना वो, लेकिन जब आप फाइल क्रिएट कर लेंगे ना उसके बाद आपका और मेरा फोटोशॉप बराबर हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन आ रही है। ओके। ठीक है, तो हम आज की क्लास को रैप अप करते हैं, क्योंकि फिर से लाइट का इशू हो रहा है। ओके, तो हमारे पास ये आर्ट बोर्ड है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे उस कैनवस से रिलेटेड जितनी भी ग्राफिक्स होगी वो सब इसके ऊपर ड्रॉ होगी। ये मेरा लेयर का पैनल है। ठीक है, ये आर्ट बोर्ड वाली चीज़ से अभी ना घबराएं। अगर मैं नई फाइल क्रिएट करूं कंट्रोल न्यू करके, और यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे से चेक हटा दूं, आर्ट बोर्ड का मतलब होता है बेसिकली कि मैं एक ही कैनवस के अंदर डिफरेंट आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स, आर्ट बोर्ड 1, आर्ट बोर्ड 2, आर्ट बोर्ड 3 करके। और अगर मैं आर्ट बोर्ड का चेक हटा दूंगा तो ये आर्ट बोर्ड का सेक्शन आना बंद हो जाएगा, और मेरे पास डायरेक्ट बैकग्राउंड लेयर से, जो मेरी वाइट लेयर थी, उस लेयर से शुरू हो जाएगा यहाँ पे कंटेंट दिखना। ठीक है, ये मेरा कैनवास आ रहा है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा, वही मेरा लेयर का पैनल है। बस मेरी जो बेसिक बैकग्राउंड लेयर होती है वो लॉक होती है। ठीक है, ये लॉक का मतलब है इस वक्त इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये मूव टूल होता है, इससे चीज़ों को पकड़ के मूव करते हैं। तो ये एरर दे रहा है, मुझे मूव नहीं करने दे रहा। ठीक है, ये लेयर लॉक होने की वजह से अब मैं चाहूंगा तो इसे लॉक कर सकूंगा, मूव कर सकूंगा। बहरहाल हम इसे लॉक ही छोड़ देंगे। तो जो आज हमने टूल देखने हैं, ये देखने थे एक्चुअली, वो ये दो टूल थे, बल्कि दो से ज़्यादा थे हमारे पास। ये है मेरा मूव टूल। ठीक है, अब फोटोशॉप में ना जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये बेहतर होता जा रहा है। स्टार्टिंग में फोटोशॉप में अगर मैं किसी टूल के ऊपर होवर करता था तो वो टूल टिप देता था छोटी सी। ठीक है, अब मैं जब होवर करता हूँ तो ये प्रॉपर इस तरह की छोटी सी गाइड देता है कि मैं इस टूल को किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसी तरह सिलेक्शन पेन के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, अब इस पे जिस तरह ये टिप दे रहा है ना, ये पहले ऐसे टिप देता था, तो अभी मेरे पास जो है वो डिफरेंट, उस पे डिफरेंट मेरे पास टिप्स आ गई। एनीवेज, हम चलते हैं अपने टूल की तरफ। ठीक, तो टूल है हमारे दो, एक मूव टूल है हमारा। मूव टूल का काम होता है ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर मूव करवाना। ठीक है, लेट्स जैसे मूव कराने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। तो मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पहले। बैड प्रैक्टिस, लेयर क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैंने मूव टूल उठाया, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह के ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हो सकते हैं मेरे पास मेरे कैनवस के ऊपर। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और मूव टूल इसी तरह ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव करा सकूं, इसलिए मूव टूल क्रिएट किया गया है। ठीक, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकेगा जब मैं लेयर वाइज अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करूंगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि बैड प्रैक्टिस, मैं लेयर क्रिएट किए बगैर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा। ठीक है, ये लेयर बनी हुई है यहाँ पे। मैं इस लेयर पे राइट क्लिक करूंगा और डिलीट लेयर का ऑप्शन आ रहा होता है। ये आ रहा है डिलीट लेयर, मैं इस तरह भी डिलीट कर सकता हूँ, पूछेगा मुझसे। दूसरी चीज़, अगर मुझे दोबारा लेयर बनानी है तो कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर क्रिएट होती है। ये सारे शॉर्टकट्स याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको काम करने में आगे आसानी करेंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप नोट करते जाया करें
कि सर ने बोला है कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर बनती है, तो कहीं लिख लें कि कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर क्रिएट होती है। ठीक है। अब लेयर क्रिएट करने का और भी आसान तरीके हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन के अलावा भी यहाँ नीचे लेयर की प्रॉपर्टीज पैन के अंदर यहाँ पे मुझे प्लस का बटन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, आपका हो सकता है डिफरेंट बटन हो थोड़ा सा, लेकिन अगर जब आप बटन के ऊपर जाएंगे, होवर करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि ये ऐड लेयर का बटन है, ये फाइल फोल्डर का बटन है, इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, एक और लेयर ऐड कर देगा, फिर दोबारा करूंगा, फिर दोबारा कर देगा। ठीक है, ये इस तरह लेयर्स ऐड करता जाएगा। अब गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि मैं जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ ना अपने कैनवस के ऊपर, तो मैं किसके साथ करूँ, लेयर के साथ करूँ, लेयर बना के उस लेयर के ऊपर वो कैनवस ऐड करूँ। ठीक है, इसी तरह मैं ड्रैग करके अगर इस डिलीट की बकेट पे ले जाके छोड़ दूंगा उन लेयर्स को, तो वो लेयर्स डिलीट भी हो जाएंगी। ठीक है? अभी मैंने क्या कहा, मैं कोई बैड प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने नहीं जरा, क्योंकि लेयर लॉक है, मैंने अनलॉक कर दी और मैंने इसमें फिल कर दिया। पहले भी मैंने ऐसे ही किया था। ठीक है, पहले भी मैंने डिसलेक्शन की थी, और फिर उसके बाद मैंने जाके क्या किया, मैंने इसको मूव करने की कोशिश की। अब गड़बड़ नजर आई आप लोगों को? गड़बड़ ये है कि अब जब मैं इसे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ,